आज की सच्ची घटना की कहानी जानकर आप चौंक जाएंगे। तो कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी है असम का एक जिला लगता है धुबरी। दरअसल इसी की यह सच्ची घटना है। एक पुलिस वाला अपनी बहन को तलाश करता कभी इस शहर तो कभी उस शहर लगातार दौड़ रहा था। लोगों के पास जाता था, जाकर बोलता था कि मेरी बहन है और 3 भांजियां हैं। दरअसल वह मिल नहीं रही है। आखिरकार करूं तो क्या करूं। उस पुलिस वाले ने जैसे ही अपने मुखबिर लगाए हुए थे तो मुखबिर से सूचना मिलते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक दार्जिलिंग जिला है और उसी का एक बड़ा ही मशहूर, एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसका नाम है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक सेवाएं होटल का एक कमरा नंबर 3 है। वहां पर आपको जाना चाहिए। जैसे ही उस पुलिस वाले को यह सटीक इन्फॉर्मेशन मिली थी तो वह पुलिस वाला 8 अगस्त 1970 को कई पुलिस वालों के साथ जब जाता है, सेवाएं होटल के कमरा नंबर 3 का दरवाजा खटखटाता है। तो दरवाजा खटखटाना के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति इसमें से बाहर निकलता है। जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है तो यह पुलिस वाला कहता है कि यह मेरा बहनोई है जिसको मैं कई महीनों से ढूंढ रहा हूं। पुलिस वाले उस व्यक्ति को पकड़ते हैं, उससे बातचीत कर रहे थे और बातचीत करने के बाद उससे बस एक ही सवाल पूछा जाता है कि जो मेरी बहन है पुतुल वह कहाँ है, जो मेरी भांजी है नीलू, लूना, बफूंद यह कहाँ है, बस इनके बारे में बता दो। हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, हमारा तुमसे कोई फसाद नहीं है। उस पुलिस वाले ने बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही आराम से, बड़े ही तसल्ली से पूछा। दरअसल वह व्यक्ति जिसे पूछा जा रहा था उस व्यक्ति के नाम उपेंद्रनाथ राजखोवा होता है, जिसकी अभी हाल ही में यानी कि कुछ दिन पहले वह रिटायर्ड हो चुका था, क्योंकि धुबरी जिले में उसकी पोस्टिंग थी जज के रूप में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में होता। अब फिलहाल तो रिटायर हो चुका था, लेकिन पुलिस वाले फिर भी जज साहब की वजह से बड़ी इज्जत से पेश आ रहे थे। अब जज से पूछा जा रहा था कि 4 लोग जो गायब हैं, यानी कि 4 महिलाएं जो गायब हैं, इनके बारे में जो जानकारी आपके पास है वह बता दो। वो कहते हैं कि दिल्ली में मेरा एक भाई है। ये चारों के चारों उन्हीं के पास है। अब पुलिस ने यह कोशिश की यह पता करने की आखिरकार दिल्ली में कोई भाई है, वहां पर है कि नहीं है, तो वहां से पता करने की कोशिश की, तारबार भेजे गए। बहुत मुश्किलों के बाद यह पता चला कि यहां तो कोई महिला आई ही नहीं है जो जज साहब के परिवार से बिलोंग करते हैं। वह कोई है ही नहीं। उन्होंने कोई और बहाने बनाए और बहाने बनाने के बाद आखिरकार पुलिस परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद जज साहब को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लेती है, क्योंकि जज साहब सही से जानकारी दे नहीं रहे थे, सही से बातें बता नहीं रहे थे। इसी बीच में जज साहब को गिरफ्तार करने की बात आती है तो जज साहब कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बदलकर अंदर से आ रहा हूं। जैसे कपड़े बदल के आऊंगा आप मुझे यहां से आराम से ले जाना। जैसे ही जज साहब कमरे के अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद कपड़े बदलने में काफी वक्त लग जाता है, यानी कि 5 से 7 मिनट से ज्यादा जब वक्त लग जाता है तो पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जज साहब यहां से भाग जाए, जैसे अंदर जाकर उनका जो साल होता है पुलिस वाला, वह जाकर देखता है कमरे के अंदर तो जज साहब बेड पर पड़े हुए थे और उन्होंने अपने पेट में खुद से चाकू मारा हुआ था। बहुत गहरा जख्म था और गहरा जख्म होने के बाद है उन्हें आनन फानन में उन्हें वहां से जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है और जैसे ही इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है, अभी उन्हें ठीक से होश नहीं था, बोलने की स्थिति में नहीं थे और इसी बीच में उनके कमरे की तलाशी ली जाती है। कमरे की जब तलाशी ली जाती है तो उसमें की छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला हुआ था और उस कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ था पुतुल नीलू लूना अब इस दुनिया में है, नहीं तो मैं जी के क्या करूंगा। जैसे यह बात लिखी हुई थी पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस इस चक्कर में लग जाती है कि आखिरकार जब यह नहीं है तो है कहां, उनकी लाश कहां पर है। बस यही पुलिस पता निकालने की कोशिश कर रही थी। यही वह पुलिस वाला भी पता निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसमें एक उसकी बहन थी, 3 उसकी भांजी थी। अब जब जज साहब को होश आता है तो जज साहब से पूछा जाता है कि कहां है उनके बारे में। जब पुलिस अपने तरीके से शक्ति से जब जज साहब से पूछती है तो जज साहब आखिरकार टूट जाते हैं। जज साहब ने कहा कि वह सरकारी बंगले के अंदर उनकी लाश दबी हुई है
वहीं पर पता चलेगा अब जैसे सरकारी बंगले के अंदर लाश दबी हुई थी। तो सबसे पहले पुलिस के सामने यही बड़ा सवाल था कि एक बुजुर्ग जज आखिरकार गड्ढा खोदकर उन्हें दबा कैसे सकता है। आखिरकार पुलिस ने बाकी जांच के बारे में सोचा। उन्होंने पहले लाश देखते हैं। 11 अगस्त 1970 को जब उस बंगले के अलग अलग गड्ढे खुदवाए गए तो 2 गद्दा के अंदर 4 के 4 लाश निकल आती हैं। उनकी जब सुनाकत कराई जाती है तो उनके कपड़ों के आधार पर, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के आधार पर, क्योंकि वो लाश काफी गल चुकी थी, और आखिरकार उन्हें पहचान लिया जाता है। और चारों के चारों लाशें होती हैं। दरअसल जो पुलिस वाला होता है उसकी बहन यानी कि पुतली उर्फ पुतुल राज खोवा उसकी एक भाजी होती है, जो सबसे बड़ी भाजी थी, जिसकी नाम कुमारी निर्मली उर्फ लीनू, और तीसरी भाजी होती है जोलानी और उर्फ लूना राज खोवा, और चौथे भाजी होती है उसकी रूपाली उर्फ रूपरेखा उर्फ बंटू राजखोवा। इन चारों के लाश मिल जाती है और पुलिस की जिम्मेदारी थी कि आखिरकार यह कैसे गड्ढा खोदा गया, क्यों हत्या की गई। इसी तरह के सवाल थे। पुलिस इन सवालों के जवाब में जुड़ जाती है। पुलिस ने जब अलग अलग लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की तो पूछताछ करने पर पता चलता है कि 2 गड्ढे खोदे गए थे, और 2 गड्ढे भी सरकारी अधिकारी यानी कि जो उनके साथ जुड़े हुए चपरासी थे, जो उनके साथ काम करते थे, जो उनके लिए खाना बनाते थे, उन्हीं से ही जज साहब ने गड्ढे खुदवा लिए थे। और 2 गड्ढे वह इसलिए खुदवाए थे गहरी गहरी, ताकि वह उसमें कुछ काम कर सके, फूलों की खेती कर सकें। इस तरह की कोई बहाने लिए गए, और जब तक जज साहब नहीं कहते थे कि रुक जाओ, तब तक उन चपरासी है बाकी अर्धजली जो होता था उनकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि जज ने जो आदेश दिया है उनको मन्ना ही था। गलती से उन्होंने गड्ढे को दिए थे। पता चलता है जब पुलिस जांच कर रही थी 10 फरवरी 1970 को, यह पति जो इसकी पत्नी होती है और बड़ी बेटी होती है लिनो, आखिरकार वह 10 फरवरी 1970 तक सुबह के समय तक देखी गई थी। इससे पहले देखी गई, इसके बाद कभी देखी नहीं गई थी, क्योंकि जब चपरासी से बाकी लोगों से पूछताछ की गई, बाकी 2 बेटियों के बारे में पूछा गया, तो पता चला कि वह तो यहां रहती ही नहीं थी। वह गुवाहाटी में रहती थी, वहां पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। इस जज ने उन दोनों बेटियों को भी धोखे से बुलवाया और उनको 25 फरवरी 1970 तक देखा गया था। उसके बाद नहीं, यानी कि पहले जो पत्नी और बेटी की हत्या हुई थी वह 10 फरवरी की उनकी लाश दफना दिए गए थे। साथ ही 25 फरवरी 1970 को तो दोनों छुट्टी बेटी थी, उन दोनों बेटियों की लाश दफना दी गई थी। गड्ढा तो खुदवाया गया था कर्मचारियों से फूलों की खेती करने के बहाने से, लेकिन गड्ढा बंद करने में उनके खुद की भूमिका थी। जज ने खुद ही इन कर्मचारियों ने देखा था कि यह किस तरह से उनके कपड़े भी मिट्टी में सने हुए थे। जब कपड़े कर्मचारियों ने धोए थे, जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, तो पता चला कि एक उमेश वैसे जो उनका अर्धदली होता है, उसकी भी इस हत्याकांड में पूरी भूमिका रही थी। पुलिस ने इस मामले में बड़ी ईमानदारी के साथ जांच की और हर एक छोटे से छोटे पहलू पर इसमें सबूत जुटाने की कोशिश की। लगभग 55 ऐसे गवाह मिलते हैं जो जज साहब के खिलाफ जाते हैं। जब 55 से गवाहों से गवाह दिलवाई जाती है तो निचली अदालत में जब केस जाता है तो निचली अदालत में जज साहब पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। और सुनवाई के दौरान, इससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि जब उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता है तो कटघरे में खड़े होने के बाद जज साहब, जिनका नाम होता है उपेंद्रनाथ राजखोवा, वह जाकर सबके सामने हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। और उसके बाद उस केस की सुनवाई होती है तो उसको देखकर साफ साफ ऐसा लग रहा था कि यह बिल्कुल ठीक है और इनका जो मानसिक संतुलन है पूरी तरह से ठीक है। हालांकि इस केस की सुनवाई से पहले उन्होंने एक बार फिर से अपनी जिंदगी की लीला को खत्म करने की, समाप्त करने की कोशिश की थी, और इसीलिए उन्हें हर वक्त सुरक्षा की श्रेणी में रखा जाता था। कहीं ऐसा ना हो कि जज साहब के साथ कोई घटना ना हो जाए। जब यह अदालत में, इस निचली अदालत में इस केस की सुनवाई चल रही थी, पूरी होने के बाद लगभग 1 साल तक इस केस की लगातार सुनवाई हुई। और सुनवाई एक बाद जज साहब ने, यानी कि उपेंद्रनाथ राजखोवा को फांसी की सजा का हुक्म सुनाया और कहा कि इन्हें जब तक उनकी प्राण ना निकल जाए तब तक इन्हें फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए। 55 गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर जब इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है, कुछ वक्त बीत जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट में अगर अपील की जाएगी तो शायद यहां से कुछ सजा कुछ कम हो सकती है। इसके बाद जज उपेंद्रनाथ राजखोवा हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं।
और हाईकोर्ट की शरण में जाने के बाद अपील करते हैं और कहते हैं कि साहब मेरी सजा को कुछ कम कर दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा और सबूत के अभाव के चलते जो इनका अज्जली होता है, जिसका नाम होता है उमेश को बिना सबूत की वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है और जज इसमें मुख्य आरोपी होते हैं। हाई कोर्ट में भी जाते हैं लेकिन हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती। इसके बाद जज साहब रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई की जाती है। सुनवाई करने के बाद कई तारीख पड़ती हैं, तारीख लगातार बढ़ रही थी और यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था कि भारत के इतिहास का पहला ऐसा जज है जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है और वह जज अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लगातार अपील पर अपील कर रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी उन सजा को बरकरार रखता है और कहता है कि इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक इनके प्राण ना निकल जाए। आखिरकार जज को एक और आखिरी रास्ता था, राष्ट्रपति के यहां अपील करके उनकी सजा कुछ काम हो सकते थे। जब राष्ट्रपति ने पूरे इस मामले की सुनवाई की देखा और देखने के बाद उनसे यही जानने की कोशिश की गई थी कि आखिरकार उन्होंने हत्या क्यों की, लेकिन जहां जहां तक विवाद पहुंचते थे जज ने कभी अपना मुंह नहीं खोला कि अपने 3 बेटियों और पत्नी की हत्या आखिरकार क्यों की थी, इसके पीछे क्या वजह थी। फिर राष्ट्रपति ने भी उनकी जो सजा दी उसको बरकरार रखा और 14 फरवरी साल 1976 को यह तारीख तय कर दी गई थी कि उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसके लिए असम का ही एक जिला है जोरहाट और जोरहाट के ही एक जेल है। इस जेल के अंदर उनकी फांसी की तैयारी की जाती है और फांसी की तैयारी करने के बाद इनसे आखिरी ख्वाहिश भी पूछी जाती है। आखिरी ख्वाहिश तो खैर यह कुछ भी नहीं बताते, लेकिन यह बात उनसे फिर से पूछा जाता है। जो साला होता है इनका वह इनसे सवाल करता है कि कम से कम इतना तो बता दो कि तुमने मेरी 3 भाजी और बहन की हत्या क्यों की थी। बस मैं यह जवाब जानना चाहता हूं। लेकिन जज ने मरते मरते भी अपनी इन 4 जो हत्या की थी इसके पीछे की वजह का कभी खुलासा नहीं किया और यह राज हमेशा हमेशा के लिए उस जज के साथ दफन होकर रह गया। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को डराना या धमकाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है और आप सचेत रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें रोज एक सच्ची कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।